हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। मैं पार्थ दास और आज के वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 का सोशल साइंस का विषय जियोग्राफी, भूगोल, जिसका चौथा चैप्टर यानी चौथा अध्याय, जिसका चौथा चैप्टर है कृषि, जिसको हम बारीकी से एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे। देख सकते हैं कृषि है ना, यानी भारत में कृषि व्यवस्था किस प्रकार से है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो दिया है कि कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है ना। भारत एक कृषि प्रधान देश, आपको पता है। कहा जाता है कि भारत का जो आर्थिक अर्थव्यवस्था है वो कृषि पर ही आधारित है ना, आधारित है। यानी पहले पूर्ण रूप से यानी 70% कृषि पर आधारित था भारत का अर्थव्यवस्था। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जो अर्थव्यवस्था था वो कृषि पर आधारित था 70% लगभग, है ना। तो शुरू करते हैं यहाँ पे। कृषि की है ना, कृषि की दृष्टि से भारत एक महत्वपूर्ण देश है। इसकी 2/3 जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। यानी बहुत सारा जो इंडस्ट्री है उसके लिए कच्चा माल भी यानी कृषि में उत्पादन किया जाता है, यानी पैदा की जाती है। इसके लिए इसके अतिरिक्त कुछ उत्पादों जैसे चाय, कॉफ़ी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात किया जाता है ना। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं, उद्योगों के नाम बता सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है। कृषि के प्रकार यानी कृषि कितने प्रकार के होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे पहले। कृषि देश की प्राचीन आर्थिक क्रिया है। यानी प्राचीन समय में कृषि से ही यानी प्राचीन काल में राजा रजवाड़ जो थे उस समय जो यानी है ना राजतंत्र थे, उस समय भी कृषि ही मुख्य आर्थिक का स्रोत था। यानी कृषि से ही अर्थव्यवस्था चलती थी। पिछले हजारों वर्षों के दौरान भौतिक पर्यावरण प्रौद्योगिकी यानी इंडस्ट्री है ना, कल कारखाने में प्रौद्योगिकी आते हैं, और सामाजिक सांस्कृतिक रीति रिवाजों के अनुसार खेती करने की विधियों में सार्थक परिवर्तन हुआ है। जीवन निर्वाह खेती से लेकर वाणिज्य खेती तक कृषि के अनेक प्रकार हैं। वर्तमान समय में भारत के विभिन्न भागों में निम्नलिखित प्रकार के कृषि तंत्र अपनाए गए हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। प्रारंभिक जीविका यानी शुरुआत निर्वाह है ना। शुरुआती काल में लोग क्या करते थे? कृषि से ही अपना आर्थिक प्राप्ति करते थे, उसी से अर्थव्यवस्था चलता है। इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार अथवा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। इस प्रकार की कृषि प्राय मानसून, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करती हैं। यह कर्तन दहन प्रणाली है ना।
यह कर्तन दहन प्रणाली कृषि है, स्लैश एंड बर्न, है ना। कर्तन दहन प्रणाली क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप क्लास 7-8 पे पढ़ चुके हैं। कर्तन दहन प्रणाली कृषि, किसान जमीन के टुकड़े साफ करके उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, यानी मिट्टी का उपजाऊ शक्ति यानी क्षीण हो जाती है, तो किसान उस भूमि के टुकड़ों को स्थानांतरित कर, है ना, स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं जहाँ जंगल झाड़ी होता है ना, और उसको जला देते हैं, उसी को जला देते हैं। इसी को कहते हैं कर्तन दहन। कृषि के इस प्रकार के स्थानांतरण से प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा मिट्टी की उर्वरता शक्ति बढ़ जाती है। चूँकि किसान उर्वरक अथवा अन्य आधुनिक तकनीकों का प्रयोग नहीं करते, इसलिए इस प्रकार की कृषि में उत्पादकता कम होती है। देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार की कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इसे झूम कहा जाता है ना। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में इस प्रकार के कृषि व्यवस्था को क्या कहते हैं, झूम कहते हैं ना, झूम की खेती कहते हैं, यानी कहा जाता है। मणिपुर में पामलू कहते, क्या कहते हैं, मणिपुर में पामलू, और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहा जाता है, अंडमान में भी दीपा कहा जाता है। झूम खेती है ना, झूम, यहाँ देख सकते हैं झूम। कर्तन दहन प्रणाली है ना, इसे क्या कहते हैं, मिजोरम, नागालैंड में क्या कहते हैं, झूम की खेती कहते हैं। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, क्या कहते हैं, वेनेजुएला में कोनुकू, ब्राज़ील में रौका, मध्य अफ्रीका में मसोले, इंडोनेशिया में लदांग और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे मध्य प्रदेश में बेबर, या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोंडू अथवा पेंडा, उड़ीसा में पामाडाबी या कोमान या बरोगा, पश्चिम घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वाल्टरे, हिमालय क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुवा और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में झूम कहा जाता है, यानी सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम, है ना, मेघालय, असम, इन राज्यों में से कहा क्या जाता है, झूम की खेती। यानी जो जंगल, जहाँ पे जिस ज़मीन पे जंगल झाड़ी रहते हैं उसको काट के क्या करते हैं, इसको उस जंगल को जला देते हैं ना। जलाने के बाद उसको जो राख बनता है वो क्या होता है, वहाँ के मिट्टी मिलाए जाते हैं। इस प्रकार की कृषि व्यवस्था को क्या कहते हैं, झूम की खेती। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिंझा असम में डिफू, है ना, रिंझा असम में डिफू के बाहरी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ एक गांव में रहती है ना। रिंझा एक लड़की या लड़का का नाम है किसी व्यक्ति। डिफू पहाड़ी क्षेत्र में अपने परिवार के साथ रहती है, एक गांव में रहती है। वह अपने परिवार के सदस्यों द्वारा एक भूमि के टुकड़ों पर उगी वनस्पति को काटकर जलाकर साफ करते देखकर आनंद का अनुभव करती है। वह प्राय परिवार के सदस्यों के साथ बांस के नाले द्वारा झरने से पानी लाकर अपने खेतों को सींचता है ना, सिंचित करता है, सिंचित करने में सहायता करती है। वह अपने क्या होता है, असम में है ना, जो झरना के पानी होता है पहाड़ों में, तो उसको बांस होता है ना, बांस का जो गीट को गिरा होता है उसको काट के उसको एक नली जैसा बनाया जाता है और उससे पानी को क्या करते हैं, बहा के
खेतों में है ना सिंचित किया जाता है। वह अपने परिस्थान से लगाव रखती है और अब जब तक संभव हो यहाँ रहना चाहती है, परंतु इस छोटी बच्ची को अपने खेत में मिट्टी की घटती उर्वरता के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके कारण उसके परिवार को अगले वर्ष नए भूमि के टुकड़े की तलाश करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं, यहाँ पे एक सवाल है, क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न है, क्या आप बता सकते हैं कि रिंझा किसी लड़की का नाम है, का परिवार किस प्रकार की कृषि कर रहा है ना। रिंझी किसी लड़का या लड़की का नाम है। क्या आप उन फसलों के नाम बता सकते हैं जो इस प्रकार की कृषि में उगाई जाती है। गहन जीविका कृषि किसे कहते हैं? ऐसी कृषि है ना जिसकी आवश्यकता लोगों को अधिक होती है ना, जैसे धान, गेहूँ, क्या होता है, सब्जियाँ, इनकी ज़रूरत लोगों को ज़्यादा पड़ती है, यानी प्रतिदिन की आवश्यकता है ये। इस प्रकार की कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है ना, जहाँ क्या ज़मीन पर लोगों का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, यानी पोटाश यूरिया का प्रयोग किया जाता है ना। क्या आप भारत के कुछ राज्यों के नाम बता सकते हैं जहाँ इस प्रकार की कृषि की जाती है? भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का आकार छोटा और अलाभप्रद होता जा रहा है। और किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करते हैं, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव होते हैं ना। वाणिज्यिक कृषि इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेश है ना। वाणिज्यिक कृषि मतलब क्या? जिससे व्यवसाय करना है, यानी है ना, जिससे वाणिज्य करना है, यानी बिजनेस करना है, इस प्रकार के कृषि के वाणिज्य कृषि कहते हैं। जैसे पटुआ हो गया ना, जिससे क्या होता है, किसानों को या आम लोगों को डायरेक्ट ही उसका लाभ नहीं मिलता, यानी सीधे तौर पर उसका उपयोग लोग नहीं करते। उससे यानी क्या करते हैं, यानी कारखानों में उसको उपयोग के योग्य बनाया जाता है ना, उसको कच्चा माल से क्या करते हैं, तैयार किया जाता है। इस प्रकार के कृषि को कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि को कहा जाता है वाणिज्यिक कृषि। इस प्रकार की कृषि के मुख्य लक्षण आधुनिक निवेशों जैसे अधिक पैदावार देने वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग से उच्च पैदावार प्राप्त करना है। कृषि के वाणिज्यीकरण का स्तर विभिन्न प्रदेशों में अलग अलग है। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब में चावल वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में यह एक जीविका फसल है ना, क्योंकि जो पंजाब है और हरियाणा है उस साइड में जो मनुष्य, वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ जनता, वहाँ के जो नागरिक है, वो मुख्य रूप से किसका भोजन करते हैं? वहाँ पे गेहूं का मुख्य रूप से उन लोग का भोजन किया जाता है ना। वहाँ चावल का क्या होता है, चावल का उपयोग लोगों द्वारा कम किया जाता है। वहाँ कभी लोग स्वाद से यानी चावल का ना खाते हैं, यानी भात खाते हैं। वो लोग का दोपहर से रात को सुबह में क्या रोटी का प्रयोग किया जाता है, रोटी गेहूँ का, जिससे आटा बना के रोटी बनाया जाता है ना। और क्या होता है, ये जो असम, पश्चिम बंगाल और ये उड़ीसा, इन राज्यों में क्या होता है, झारखंड, यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, यानी चावल। क्या है? चावल। और जो उत्तरी क्षेत्र है या उत्तरी क्षेत्र, उधर के लोग क्या कर ज़्यादातर, यानी गेहूं का उपयोग करते हैं भोजन के रूप में। क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में और दूसरे प्रदेश में जीविका फसल के रूप में उगाई जाती है?
रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरापृष्ठ है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जहाँ जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें है ना फसलें। रोपण का मतलब होता है वहाँ पे बीज लगाया जाता है, उसको उस पौधे उस फसल का पेड़ से उसका टहनिया या उसका बीज लगाया जाता है, रोपण पौधे कहते हैं ना, पौधा को लगाया जाता है। रोपण फसलें हैं असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। चूँकि रोपण कृषि में उत्पादन बिक्री के लिए होता है, उसका प्रयोग के लिए नहीं। ये देख सकते हैं, ये केला का पौधा है ना, ये भारत के दक्षिणी भाग में केले की रोपण होती है। यानी दक्षिणी भाग में किधर, तमिलनाडु, केरल है ना, इन साइड में क्या होता है, भारत की इन दिशा में क्या होता है, केलों का उत्पादन किया जाता है। आप देख सकते हो उत्तर पूर्व यानी क्या है, बंगाल, झारखंड है ना, असम, इन राज्यों में क्या होता है, बांस का खेती की जाती है। आप देख सकते हैं बांस का जो बागान है ना। इसलिए इसके विकास में परिवहन और संचार साधन से संबंधित उद्योग और बाजार महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। शस्य प्रारूप, अब देख सकते हैं शस्य प्रारूप ऐसी फसल है ना जिसको हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। दाल, चावल, मसाले, तेल, गेहूँ है ना, सरसों, ये सब क्या है, शस्य प्रारूप है ना। भारत की भौतिक विविधता और संस्कृतियों की बहुलता के संबंध में अध्ययन किया है। ये देश में कृषि पद्धतियों और शस्य प्रारूप में प्रतिबिंबित होता है। इसीलिए देश में बोई जाने वाली फसलों में अनेक प्रकार के खाद्यान्न और रेशे वाली फसलें, सब्जियां, फल, मसाले इत्यादि शामिल है। भारत में तीन शस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है, रबी फसल, खरीफ है ना, और जायद। रबी फसलों को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में बोया जाता है ना। जो फसल यानी दिसंबर के महीने में बोया जाता है, जिसका रोपण किया जाता है, और अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच में बोया जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, रबी फसल कहते हैं। और ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मी के शुरुआत में अप्रैल से जून के मध्य काट लिया जाता है ना, यानी अप्रैल और जून महीने के बीच में एक काट लिया जाता है। जैसे गेहूं हो गया, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रबी फसलें हैं है ना, ये मुख्य रबी फसलें हैं। यद्यपि ये फसलें देश के विस्तृत भागों है ना में बोई जाती है। उत्तर और उत्तर पश्चिमी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। इन राज्यों में गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में किया करते हैं, क्योंकि वहाँ का लोगों का मुख्य भोजन क्या है, गेहूं यानी रोटी। वहाँ के लोग रोटी खाते हैं। वहाँ के लोग क्या करते हैं, चावल स्वाद करके खाते हैं ना। शीत ऋतु में क्या होता है, शीतोष्ण का मतलब होता है जहाँ सर्दी भी होती है और गर्मी भी होती है ना। शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ भागों में हरित क्रांति की फसल है ना, हरित क्रांति की सफलता भी उपयुक्त रबी
फसलों की वृद्धि में एक महत्वपूर्ण कारक है। खरीफ फसल देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के यानी वर्षा मौसम है ना, आगमन के साथ बोई जाती है। जब वर्षा की शुरुआत होती है यानी जुलाई के महीने में और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है ना। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर यानी जिसको अरहर बोलते हैं, अरहर का दाल खाते हैं ना, मूंग, उड़द जिसको हम लोग यहाँ पे झारखंड पश्चिम बंगाल में क्या बोलते हैं, कलाई बोलते हैं, कपास, जूट है ना, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्र, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। पिछले कुछ वर्ष में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें ओस, अमन और बोरो है ना, और बोरो बोई जाती है। रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद कहा जाता है। जायद ऋतु में मुख्यतः तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियों और चारे की फसलों की खेती की जाती है। गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष लगता है। मुख्य फसलें मिट्टी, जलवायु और कृषि पद्धति में अंतर के कारण देश के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की खाद्य और अखाद्य फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलें चावल, गेहूं, मोटे अनाज, दाल, चाय, कॉफ़ी, गन्ना, तिलहन, कपास और जूट इत्यादि है। चावल भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। भारत देश के जो लोग अधिकतर लोग क्या है उनमें से खाने वाला जो भोजन है उसका चावल से ही बनता है, यानी जिसका भात बोलते हैं ना, भात बंगाल में भात बोला जाता है, बिहार के लोग बोलते हैं भात, दोपहर में क्या बोलता है भात खाबो है ना। तो यहाँ का मुख्य लोगों का बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, असम के लोगों का मुख्य भोजन क्या है, भात, दोपहर में भात खाते हैं यानी चावल। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है, यानी भारत दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है ना। आप यहाँ देख सकते हैं जो है ना यहाँ पर, यानी क्या है ये मैप है, मैप में प्रमुख क्षेत्र गौण क्षेत्र है ना, ये पीला रंग क्या है प्रमुख क्षेत्र चावल के लिए, यानी बांग्लादेश में भी चावल खाए जाते, भूटान है ना, इधर चावल का भोजन करते थे लोग। तो उत्पादक देश है चावल का ना। चीन के बाद भारत 2 नंबर पे आता है पूरे विश्व में चावल उत्पादन में ना। उत्पादक देश है। यह एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए उच्च तापमान यानी 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की जरूरत पड़ती है ना, की आवश्यकता
की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इसे सिंचाई करके उगाया जाता है। मैदान में कटाई के लिए तैयार चावल की फसल। चावल और उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेश में उगाया जाता है। नहरों के जाल और नलकूपों की सघनता के कारण पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की फसल उगाना संभव ही हो पाया है। गेहूँ है ना, गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। चावल के बाद गेहूं का दूसरा स्थान है, जो देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में है ना, यानी क्या होता है पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, इधर लोग क्या कर जाते हैं, यहाँ पे लोग गेहूं का उत्पादन करते हैं, यानी वहाँ के रोटी खाते हैं ना। पश्चिमी भागों में पैदा की जाती है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसे उगाने के लिए समान रूप से वितरित यानी 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं वाले दो मुख्य क्षेत्र हैं। उत्तर पश्चिम गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन की काली मिट्टी वाला प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान के कुछ भाग गेहूं पैदा करने वाले मुख्य राज्य हैं। यानी बिहार में बहुत लोग हैं ना गेहूं यानी रोटी खाते दोपहर के टाइम में। मोटे अनाज किसको बोलते हैं? ज्वार है ना, ये सब मोटे अनाज में आते हैं। बाजरा और रागी, भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज है। यद्यपि इन्हें मोटा अनाज कहा जाता है, परंतु इनमें पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है। उदाहरणतः रागी में प्रचुर मात्रा में लोहा, कैल्शियम, सूक्ष्म पोषक और भूसी मिलती है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से ज्वार देश की तीसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। यानी गेहूं के बाद तीसरा नंबर में आता है ज्वार। यह फसल वर्षा पर निर्भर होती है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश हैं। बाजरा, यह बलुआ और उथली है ना। बलुआ और उथली काली मिट्टी पर उगाए जाते हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा के इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी शुष्क प्रदेशों की फसल है और यह लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी पर अच्छी तरह उगाई जाती है। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश है। मक्का, यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों के रूप में प्रयोग होता है। यह एक खरीफ फसल है। यह एक खरीफ फसल है ना, जो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान में और पुराने जल और मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती है। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी
उगाई जाती है। आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों जैसे उच्च पैदावार देने वाले बीजों, उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग से मक्का का उत्पादन बढ़ा है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य है। यहाँ देख सकते हैं लोग गन्ने काटते हैं ना खेतों में, मक्के काटते हैं, मक्के की कृषि कर रहे हैं ना। दालें, भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता देश है। भारत में विश्व में दाल का उपयोग है ना, यानी उत्पादन भी अधिक होता है सबसे ज़्यादा, और दाल का उपयोग भी यहाँ पे ज़्यादा होता है। लोग भोजन के रूप में दाल है ना, भोजन के समय में दाल का उपयोग करते हैं। शाकाहारी खाने में दालें सबसे अधिक प्रोटीनदायक होती है। तूर, जिसको अरहर कहते हैं, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी दालें खरीफ में और कौन सी दालें रबी में उगाई जाती है? दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है और उन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जा सकता है। फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़कर अन्य सभी दालें वायु से नाइट्रोजन लेकर भूमि की उर्वरता को बनाए रखती है। अतः इन फसलों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दाल के मुख्य उत्पादक राज्य है। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें भी, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। यह फसल 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच है ना तापमान में उगाया जाता है। तापमान और 75 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेंटीमीटर और 100 डिग्री सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाली उष्ण और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेशों में सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसे अनेक मिट्टियों में उगाया जा सकता है तथा इसके लिए बुआई से लेकर कटाई तक काफ़ी शारीरिक श्रम की आवश्यकता होती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यानी जो ब्राज़ील है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्राज़ील है पूरे विश्व का गन्ना का उत्पादन है ना, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किया जाता है ब्राज़ील में। उसके बाद दूसरे स्थान पर आता है भारत, जहाँ पर गन्ना की खेती की जाती है। ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। यह चीनी, गुड़, खांडसारी और शीरा बनाने के काम आता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब और हरियाणा गन्ना के मुख्य उत्पादक राज्य है। यहाँ दिया है तिलहन है ना, 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। यानी तिलहन जिसमें तेल मसाला है ना क्या जाता है, जैसे जिसमें हो गया सरसों हो गया है ना, इस तरह के देश था। सन 2015 में तोरिया के उत्पादन में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तीसरा स्थान था। देश में कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर कई तिलहन की फसलें उगाई जाती है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहन फसलें हैं। इनमें से अधिकतर खाद्य हैं और खाना बनाने के प्रयोग में किए जाते हैं, परंतु इनमें से कुछ तेल के बीजों को साबुन, प्रसाधन, श्रृंगार का सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। मूंगफली खरीफ की फसल है। मूंगफली खरीफ की फसल है
तथा देश में मुख्य तिलहनों के कुल उत्पादन का आधा भाग इसी फसल से प्राप्त होता है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे फसल उगाए जाते हैं, मूंगफली, सूरजमुखी और सरसों का है ना, ये फसल प्राप्त होता है गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मूंगफली के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। अलसी और सरसों रबी की फसलें। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की। अरंडी खरीफ और रबी तो वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछार इसकी कोमल पत्तियों के विकास में सहायक होती है। चाय एक सरम सघन उद्योग है। इसके लिए प्रचुर मात्रा में सस्ता और कुशल श्रम चाहिए। इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए चाय की पत्तियां बागान में ही संसाधित की जाती है। चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल हैं। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी चाय उगाई जाती है। सन 2015 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। कॉफ़ी। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्व विख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में यमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी के विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदन पहाड़ियों से हुई है और आज आपको पता है वहाँ पे एक पहाड़ है जहाँ पे बुदन है ना, बाबा बुदन रहते थे, उसके नाम पर ही उस पहाड़ का नाम पड़ा गया बाबा बुदन पहाड़ी। वहीं पे उसने ही शुरुआत किया था कॉफ़ी का प्रयोग करने और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के पास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती है। बागवानी फसलें है ना, बागवानी फसलें सन 2015 में भारत का विश्व में फलों और सब्जियों के उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान था। भारत उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों ही प्रकार के फलों का उत्पादक है। भारतीय फलों जिनमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल के आम, नागपुर और चिरापुंजी, मेघालय के संतरे, केरल, मिजोरम, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के केले, उत्तर प्रदेश और बिहार की लीची, मेघालय के अनानास,
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के अंगूर तथा हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर के सेब, नाशपाती, खुबानी और अखरोट की विश्व भर में बहुत मांग है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी का पार्ट, इस चैप्टर का बाकी का जो पार्ट है दूसरे वीडियो में बताएंगे अगले वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज यहीं तक रहता है।